देखते हैं कैसे एक महिला जो इतनी बार वहां से चुनकर आई है, बार बार चुनकर आना मीन जनता का कॉन्फिडेंस उन पर है और जिस तरीके से उनकी टारगेटिंग हो रही है उससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितना उनके लिए लेकर इनसिक्योर है। तो उनपे अटैक अगर कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बाकायदा समझ रही है कैसे उनके ऊपर टारगेटिंग हो रही है। एक महिला के ऊपर ऐसे टारगेटिंग कर रहे हैं, ईडी ये सब अनलीश कर रहे हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ समय बड़ा बलवान है। मैडम ये जो भावना गौरी के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं वो शिवसेना के उप प्रमुख है जिला का, तो वो था पहले, वो उनके आरोप है। हाँ, हो सकता है। तो वो पूरा जो उनके ऊपर जो सीबीआई का रेड हुआ, बाकी जो चीजें हैं वो एक कॉपरेटिव को लेकर ये क्या बोलते कॉटन ये था, तो पूरा उनके साधना में उसका उनके आदर्श पर ही हुआ, कोई बीजेपी के लोगों ने नहीं, वो बीजेपी में ही हुआ, कहीं से भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और देखिए बीजेपी का भी एक ही सिस्टम है ना, कोई एक जन बस तीली लगाए वो लोग पूरी आग जला देते हैं तो हालत वही है। पर मैं बस वही कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन है, वहां की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। मिसिंग पोस्टर्स किसने लगाए हैं, मैंने आपको बता दिया कितने टर्म एमपी रह चुकी हैं, किसने लगाए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, पर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन से बरी होगी। जैसे मैंने कहा समय बहुत बलवान है, समय इसको सबक सिखाएगा। के सामने महाराष्ट्र की जनता ने तो समझ ही लिया है, देश की जनता के सामने उनकी सच्चाई रख रहे हैं कि जो अलायंस की नैतिकता नहीं निभा सकते हैं वो देश की नैतिकता का निभाएंगे। अब आप उनके सारे अलायंस पार्टनर देख लीजिए, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग 2 अलायंसेस थे, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना। उन्होंने क्या उनके साथ सलूक किया सबने देखा, और हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को का जो सच्चाई है वो उजागर करें। और हमें कोई पछतावा नहीं है, हम सरकार अच्छे से चला रहे हैं और साथ में मिलकर चला रहे हैं, कॉन्फिडेंस से चला रहे हैं, और इस कॉन्फिडेंस से कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ खड़ी है। ये समझने के लिए 25 साल एक बार ठाकरे फैमिली पे निशान साधा है, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है कि जो रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे इनकी जो कंपनी थी, इनका नाम है ओमो टॉप एंड प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी चतुर्वेदी और ऑस्ट्रेलियन एक व्यक्ति है उनको बेची और उसमें 60 करोड़ का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ऐसा अभी भी ट्वीट किया है आपने। कोई ट्वीट के माध्यम से कुछ भी आरोप लगा दें, कुछ भी कर दें, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। खास करके उस इंसान पे जो दिन रात उनका काम ही बन गया है कि आकर ट्विटर पे उल्टी कर दो, लिटरली उल्टी करने का काम करते रहते हैं, रायता फैलाते रहते हैं, फिर पोछना उन्हीं को पड़ता है। हाँ, उन्होंने किया होगा, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, पर आप सब भली भांति परिचित हैं किस तरीके से नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को बीजेपी सेंटर से कंट्रोल कर उनपे ईडी का लगाकर उनके ऊपर गवर्नर ऐसा थोप कर ऐसे काम कर रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां रच रही है। इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लगी इन्वेस्टिगेशन, टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज। तर विदर्भ समजा जिंकायचा, विदर्भाची माणसं जिंकायची आहे, तर मुख्यमंत्री यांना स्वतःला पुढाकार घ्यावा लागेल इकडे विदर्भात येऊन, असा हा एक प्रश्न आहे। आणि पंजाबच्या सरकारने, नवीन सरकारने आमदारांची पेन्शन रद्द केलेली आहे, पेन्शन रद्द केलेली आहे, तर महाराष्ट्र सरकार असं काही देईल का त्याच्यासाठी? तो 2 चीजें मैं यहाँ पर कहूंगी। पहले पेंशन को लेकर मैंने आपको शुरू में ही कहा, बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं करोड़पति हों, बहुत सारे एमएलए ऐसे भी हैं जो गरीब घरों से आते हैं। एक मीडिया की जय जयकार के लिए या सोशल मीडिया की जय जयकार के लिए या जनता की ये सोचकर कि जनता प्रभावित होगी इससे, उसके लिए करना, मैं मानती हूँ उन लोगों ने जिन्होंने 5-5 साल सर्विस किया है, जनता के बीच में रहकर काम किया है, उनकी पेंशन रोकना कितना इंटेलिजेंट है वो आप समझ सकते हैं। आप सोचिए कि आपके कोई प्रेस काउंसिल के हेड आकर कह दे या आपके पत्रकार संघ के डिसीजन ले लें कि आपको ओल्ड एज में पेंशन नहीं दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कितना किसी के लिए दुखदायी हो सकता है ये पॉपुलिस्ट मेजर्स करना और दिखाना ना। सेकेंड, आपने जो सवाल पूछा सीएम सर के बारे में, मैं बस यही कहूंगी, आप सब परिचित हैं
कि सीएम सर की एक सर्जरी भी हुई थी अभी, और उस सर्जरी के चलते चलते उनको डॉक्टर्स ने ही सलाह दी थी कि ज्यादा ट्रैवल, क्योंकि नेक रिलेटेड सर्जरी थी, ज्यादा ट्रैवल करना डिफिकल्ट होगा। पर किसी तरीके से सीएम सर के काम में विदर्भ को लेकर पॉलिसीज में कहीं कमी नहीं आई है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जूम के माध्यम से, हम पिछले 2 साल में हम सभी जूम से ही कनेक्ट कर रहे थे। हमारा किसी का काम रुका था क्या? किसी की मंशा कम हुई थी क्या काम की तरह? नहीं हुई थी। तो और तीसरी बात, हाँ, अधिवेशन, आपको ऐसा लगता है कि अलायंस इतना चल गया तो बीजेपी बौखला गई है और ये सारी कार्रवाई कर रही है, पर आने वाले इलेक्शन में भी ये अलायंस चलेगा या फिर अलग-अलग चलेगा? ये अलायंस अच्छे से चल रहा है, उससे खलबली मची हुई है, केंद्र में मची हुई है। केंद्र के जो नॉमिनेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी बनी हुई है। बार बार हर दिन एक नई तारीख चंद्रकांत दादा पाटिल देते हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है और हमारी सरकार चलेगी, और अब ये मेरे सीनियर लीडरशिप तय करेगा कि क्या आने वाली रणनीति होगी। आपने पहले इससे कहा था कि आप विदर्भ का आपने जो दौरा किया, आपके महिला कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को आपने सपोर्ट किया था और काफी उनके कैंडिडेट किया है, कई जगह पे सैक्रिफाइस किया। तो आपको अभी लगता है कि अपने बलबूते पे शिवसेना यहाँ से फिर जीत सकती है, एमएनसी इलेक्शन हो या बाकी असेंबली इलेक्शन हो? देखिए, हर पार्टी विस्तार करेगी, मजबूत बनेगी और पूरी जान झोंक देगी उसको मजबूत करने में। वैसे ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वैसे ही हम सबने मैं कहती हूँ प्रण लिया हुआ है कि जहां जहां हमें लगे कि हमें और मजबूत करना है, हम पूरा मन से काम करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत हार वो जनता का मुद्दा होगा, जनता डिसाइड करेगी, पर हम कहीं भी अपने आप को कम नहीं महसूस करते हैं। हम पूरी कॉन्फिडेंस से हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, और तीसरी बात मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी कि अगर शिव सैनिक यहाँ पर हैं, हम लोग सब यहाँ का दौरा कर रहे हैं, हम सब लोगों की समझ रहे हैं, तो हमें इसी उम्मीद से भेजा गया है कि हम वो काम यहाँ की जनता का पूरा करेंगे, उनकी आवाज बनकर सीएम सर के सामने रखेंगे और सीएम सर उसके ऊपर संन्यास लेंगे। आप दौरा कर रहे हो, आप एक्सपांड करने की बात कर रहे हो, तो शिवसेना के मुद्दे जो आपके विरोध की, क्योंकि बैकलॉग देखा जाए तो बैकलॉग काफी बड़ा है, नागपुर करार का पालन नहीं किया जा रहा है, कई सारी चीजें हैं जो विरोधियों के विरोध में जा रही है, और ये सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मुंबई और पुणे की सरकार है। तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? जैसे हिंदुत्व का विचारधारा की एजेंडा आपका रहेगा या डेवलपमेंट एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का रहेगा। और दूसरी बात कहूँ, कौन कहता है हिंदुत्व धर्म में डेवलपमेंट एजेंडा में नहीं है? आप कह रहे हैं हिंदुत्व अलग और डेवलपमेंट अलग। हम हिंदुत्व वाली पार्टी हैं और हिंदुत्ववादी सोच में डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, आपने इस पे अपना मत व्यक्त किया है कि 10 मिनट डिलीवरी वाला, उसमें 10 मिनट डिलीवरी देंगे, बहुत चल रहा है। You have expressed that happiness. What about asking me, your party is in power in Maharashtra? You will be telling your CM or requesting your CM कि at least Maharashtra में implement करें? देखिए, Zomato एक प्राइवेट कंपनी है और बाकी सारी भी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, गोपर हुआ, ब्लिंकिट हुआ, जो 10-10 मिनट की डिलीवरी कर रही हैं, हम उनको तो नहीं कह सकते हैं, हम उनको अपने विचार बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी पॉलिसी जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अगर किसी तरीके से सिटीजन्स के लिए या उनके एम्प्लॉयज के लिए हानिकारक होगी तो हम वो करने नहीं देंगे। ये हम लोग हमेशा, अगर शिवसेना एज ए पार्टी आप देखेंगे, हमने जो लेबर फोर्स है, लेबर यूनियंस हैं, हमने उनका हित रखा है। तो अगर कहीं भी उनका हित खत्म हो रहा होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप पहले कदम उठा रही है, हम सब महाराष्ट्र वासियों को दाद देनी चाहिए। महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, महाराष्ट्र का कोई इंसान दिल्ली में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ले, उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, गोवा की हमने लड़ाई लड़ी, गुजरात आने वाला है, गुजरात में लड़ाई लड़ेंगे, जहां जहां चुनाव आएगा हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी का विस्तार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई शुरू है कि सवाल जो राज्य एजेंसियां है वो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार भी ऐसे कहा जा रहा है।
तो फिर महाराष्ट्र के 2 मंत्री जो है वो जेल में है, तो विदाउट प्रूफ एजेंसियां ऐसे जेल में भेज सकती है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे, तपाल यंत्रणा पे लोगों का विश्वास कैसे रहेगा अगर ये सब झूठ है? ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल अपने खुद में, अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये सही हो रहा है? और रही बात विदाउट प्रूफ, इतने सारे अंडर ट्रायल्स पड़े हुए हैं देश में विदाउट प्रूफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही बात कहूंगी, इतने सारे अभी दो मामले मैंने आपको बताए महाराष्ट्र से जुड़े हुए मामले, जहां पे रिया चक्रवर्ती जैसी एक महिला को आपने अरेस्ट कर दिया था। क्या हुआ था? विदाउट प्रूफ ही हुआ था ना। व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम? शी इज आउट विद जीरो प्रूफ, शी वाज अरेस्टेड बाय सीबीआई। तो मैं बार बार यही कहूंगी, अपने आत्मा से पूछें कि ये जो हो रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, बार बार ये कहना नहीं कुछ तो सच्चाई होगी, इससे अपना मन वो करना ढीला, मानती हूँ कि मन में विश्वास करना कि हाँ ठीक ही चल रहा होगा, इज इनकरेक्ट। रोजगार को लेकर, उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम पूरी कोशिश करें। इस्तीफा किस बात की कि वो टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सिंघम कॉप बनकर घूम रहे थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो तो एक एजेंडाधारी टेंटेड कॉप है। हाँ, एक्शन। अब आप मुझे कहेंगे कि ईडी का एक्शन हो रहा है, ईडी का सिर्फ रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर उनको कहाँ से पड़ रहा है हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर बार बार ये कहना इस्तीफा देना, आप मुझे बताइए किस बात का इस्तीफा दें? अजय मिश्र टेनी के बेटे, एसआईटी रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट बताती है कि वो गुनहगार हैं। लखीमपुर खेरी में इतने किसानों की हत्या कर देते हैं, उनको रौंद कर मार डालते हैं। एसआईटी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उन्हीं की सरकार के अंदर में जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है बता रही है, देश के गृह मंत्री हैं, हो चुका है, प्रूव हुआ है कि उनके सब पुत्र हैं, पर उनसे रेजिग्नेशन नहीं मांगा। और वो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, वो एट होम सारे राज्यों का लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या दबाव रहा होगा। और आप यहाँ पर जिनके ऊपर रिएक्शनरी मेजर्स किए जा रहे हैं, जो तथ्यों के आधार पे नहीं है, आप उन पे कहेंगे कि रेजिग्नेशन है, तो ये मैं नहीं मानती हूँ किसी तरीके की नैतिकता। इज अ नेसेसरी एक्सपेंस, इट हैज बीन अवॉइडेड फॉर सो मेनी ईयर्स। किसानों का मुद्दा काफी लंबा है महाराष्ट्र में। 3 सालों का डेटा देखे तो कुल मिलाकर 8,932 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। विदर्भ की बात करें तो कुल मिलाकर 50% विदर्भ चाहते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनका आरोप, मतलब उनके ग्रैंड मदर है विदर्भ है, तो विदर्भ का विकास करें। लेकिन 3 साल का आंकड़ा देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता है। महाविकास आघाड़ी क्या करे किसानों के लिए, खासकर और विदर्भ के लिए क्या करे? आपका एजेंडा विदर्भ के लिए क्या है? 3 साल अपने विदर्भ के लिए क्या बड़े काम के लिए बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, जो किसानों के सुसाइड का मुद्दा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, और 3 साल से नहीं हो रहा है, काफी सालों से ये विदर्भ की दिक्कत रही है। तो हमने पूरी कोशिश ये की थी, जैसे हमने उनको लोन फैसिलिटी दी है, हमने उनको इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की, जो उनके इंटरेस्ट का बोझ उनके ऊपर था वो खत्म किया। यहाँ पर सॉरी लोन माफी, हाँ वही लोन की जो माफी करना था, इंटरेस्ट फ्री लोन देने था, वो भी किया। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो ट्रांजिशन करने की जरूरत है कि जो फीस उनको अब पे ऑफ नहीं कर रही हैं, उनके लिए लोन का माध्यम बन रही है, उनका ट्रांजिशन अगर करें टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स न्यू आइडियाज, वो करना जरूरी है, जिससे हमारा फोकस ज्यादा है कि उनका ट्रांजिशन, किसानों को अपना रोजगार ना छोड़ना पड़े, पर किसानों को आई वुड से न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर उनका फायदा करें थ्रू ऐप बेस्ड लर्निंग हो, या वहां पे जाकर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, सीड का प्रोक्योरमेंट होता है, वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। पर मैं आपको ये कह दूं कि हम बहुत संवेदनशील हैं, हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, हम उनके काम के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। आज देश में भी आपने देखा किस तरीके से 3 काले कानून लागू किए गए थे। आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी 2024 पर,
आज ही रिपोर्ट आई है सवेरे वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कि दुगनी आय करने में बहुत और साल लगेंगे। तो ये हमें सबको एकत्रित होकर ये सोचना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो विदर्भ के लिए हमारा फोकस बना हुआ है, हमारी नीतियां बनी हुई हैं और किसानों